जब हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या हम उस बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे या नहीं, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसकी सेल्स और मार्केटिंग सर्विस या प्रोडक्ट और उसकी सर्विस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें ये सारी रिसर्च करनी पड़ती है। सारा पेटी और एरिन वर्बेक ने वर्थ एवरी पेनी बुक में अपने बिजनेस एक्सपीरियंस को हम सबके साथ शेयर किया है। इस बुक में बिजनेस करने के सभी छोटे बड़े पहलुओं पर हम डिटेल में जानेंगे। सारा पेटी और एरिन वर्बेक ने अपना बुटीक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके आधार पर कई तरह के मार्केटिंग एक्सपीरियंस गेन किए, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को वो दोनों अपनी इस बुक में हम सभी से शेयर कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, मार्केटिंग किस तरह करनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग हम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, ब्रांडिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, हमें किन चीजों का प्रचार करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव और चैलेंजेस के बारे में भी ये बुक हमें बताती है। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छी टीम तैयार की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे एक्सपीरियंसेस और जानकारी के बावजूद हमसे गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है और उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। किसी प्रोडक्ट के एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग के तरीकों को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, उसके प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, और उसे डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए या किन फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। बिजनेस से जुड़े हर छोटे बड़े टास्क को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, तो कैसे हमें अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट या ऑफर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और आखिर में हम मार्केटिंग और सेलिंग से जुड़ी सभी चीजों को सुनेंगे, जैसे कि बाकी बिजनेस और उसके मुकाबले बुटीक बिजनेस में और उसकी मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हमें कैसे अपने नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और पुराने कस्टमर्स से कैसे अपना संबंध अच्छा बनाए रखना है। इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे। अपने प्रोडक्ट को किस तरह से और कैसे ऑडियंस को टारगेट कर उन्हें बेचना है। इसके साथ ही किसी बिजनेस ओनर को अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हों और वो अपने सारे कस्टमर्स से कनेक्ट कर सके। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक को सुनने का एक बेहतरीन सफर, जिससे हमें किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने में, उसकी मार्केटिंग करने में और लोगों से अच्छा रिलेशन बनाने में काफी मदद मिलेगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सारा पेटी और एरिन वर्बेक की लिखी किताब वर्थ एवरी पेनी की बुक समरी, और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। बिजनेस स्टार्टअप। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सब ये सोचते हैं कि हमें भी अपना बिजनेस करना चाहिए, या फिर हम बिजनेसमैन को देखकर सोचते हैं कि वाह, इनकी तो क्या ठाठ है भाई। लेकिन नए काम को करने के बारे में सोचना और सुनना जितना आसान लगता है, उस काम को करना उतना ही मुश्किल होता है। और जब बात एक नए बिजनेस को शुरू करने की हो तो हर चीज असल में बहुत मुश्किल होती है। अपनी अच्छी खासी चल रही जॉब को छोड़कर एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया सुनने और सोचने में जितना एक्साइटिंग लगता है, वो उतना ही ज्यादा स्कैरी और थ्रिल से भरा भी होता है। किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाना और प्रॉफिट कमाना कोई आसान काम नहीं है, और बिजनेस को शुरू होने और अच्छे मुकाम तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। जिस तरह से हम छोटे से बीज को लगाकर उसमें पानी और खाद देते हुए उसको धीरे धीरे अच्छे से बड़े होने में मदद करते हैं, ठीक उसी तरह से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट और मार्केट में एक वैल्यू के साथ रन कराने में दिन रात की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने क्लाइंट और कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विस देकर खुश करना पड़ता है। पैसा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस का प्रचार करने के बाद ही अपने बिजनेस को मार्केट में एक नया नाम और मुकाम दिया जाता है। असली दिक्कत तो तब आती है जब दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी बिजनेस सही से मार्केट में रन नहीं हो पाता है। हमारी उम्मीदों के हिसाब से हमारे बिजनेस में सेल नहीं हो पाती, और बिजनेस में पैसे की इतनी कमी हो जाती है कि हमें अपनी चीजों को बेचकर और एक टाइम खाना खाकर
अपना गुजर बसर करना पड़ता है। नए कूपन्स, ऑफर्स और सेल निकालने के बाद भी जब बिजनेस में कस्टमर और पैसा नहीं आता है, तब हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अब बस, क्या हमने अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला सही लिया था कि नहीं, और क्या अब हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इन्हीं सारी मुसीबतों का सॉल्यूशन देने के लिए और बिजनेस को एक किक के साथ स्टार्ट करने के बाद उसे अच्छे से मार्केट में रन करने के बारे में समझने के लिए ही ऑथर ने इस बुक को लिखा है। ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए इस बुक में बहुत सारी अच्छी और जरूरी इंफॉर्मेशन दी है, जिससे कोई भी इंसान अपने बिजनेस में वही गलतियां करके अपने ब्रांड की वैल्यू को खत्म करने से बचा सकता है। इस बुक के जरिए हमें अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाने, अपने ब्रांड के नेम को एक अच्छी वैल्यू दिलाने, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने और अपने बिजनेस को लंबे वक्त तक मार्केट में रन करने के लिए नए नए तरीके और आइडिया के बारे में भी बताया गया है। एरिन जब अपने जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने अपनी HIP एडवर्टाइजिंग कंपनी की जॉब छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी फैमिली और बच्चों को संभालने में लगाने का फैसला किया। बच्चों के पैदा होने के बाद एरिन ने अपनी हॉबी को इम्प्रूव करते हुए अपना खुद का फोटोग्राफी स्टूडियो बिजनेस खोलने के बारे में सोचा। लगभग कुछ दिनों की मेहनत के बाद एरिन ने अपने फोटोग्राफी स्टूडियो के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली, अपने बिजनेस का एक बढ़िया लोगो डिजाइन किया और साराह पेटी फोटोग्राफी स्टूडियो नाम का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत के कुछ दौर में एरिन का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, उनको कस्टमर्स भी मिल रहे थे, उनके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था और मार्केट में उनके ब्रांड का नाम भी हो रहा था। मार्केट को देखते हुए और अपने बिजनेस की रनिंग पावर को समझते हुए एरिन को लगा था कि वो कुछ ही दिनों में अपने बिजनेस को सही से स्टैंड करने में कामयाब हो जाएंगी और कुछ सालों की मेहनत के बाद उनके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन कल क्या हो जाए उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। एरिन के बिजनेस स्टार्ट करने के लगभग 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया का एक बड़ा अटैक 9/11 अटैक होता है, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिल जाती है। अच्छे खासे चल रहे बड़े बड़े बिजनेस बंद पड़ जाते हैं, लोगों के पास पैसों की कमी होने लगती है और मार्केट में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी क्राइसिस आ जाता है। किसी भी नए नए शुरू हुए बिजनेस के लिए इतना बड़ा अटैक कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े बिजनेस बंद हो रहे थे, वहां पर छोटा और नए शुरू हुए बिजनेस के लिए सरवाइव कर पाना कोई आसान बात नहीं थी। उस टाइम की मुसीबत से निकलने के बाद और आज तक मार्केट में सरवाइव करते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ ऑथर ने इस बुक को लिखा है, जिससे आने वाले लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हर तरह के एक्सेप्शन और एजम्पशंस के बारे में सोचते हुए काम कर सकें। इस बुक के जरिए ऑथर ने किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अच्छी डिसीजन पावर, फ्यूचर फोरकास्टिंग से लेकर कुछ ऐसे एक्सेप्शन और एजम्पशंस के बारे में बताया है जिसको ध्यान में रखकर चलने से बिजनेस ज्यादा समय तक अच्छे से रन करते हुए मार्केट में पैसा और अपने ब्रांड की वैल्यू कमा सकता है। हर बिजनेस के 4 कोर वैल्यूज होते हैं। पहला, उस बिजनेस के ब्रांड की वैल्यू होती है। दूसरा, उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और उसके कस्टमर्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस को मेंटेन करना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग। चौथी और सबसे जरूरी चीज होती है बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी। बुटीक बिजनेस मॉडल एंड ब्रांडिंग। बुटीक बिजनेस, हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में बुटीक बिजनेस शब्द सुनते ही एक सुंदर छोटी सी लेडीज के कपड़ों की दुकान की इमेज क्रिएट हो जाती है, जो अपस्केल कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करती है। लेडीज इस बुटीक में किसी खास मौके के लिए या शायद नॉर्मल तरीके से खरीदारी कर सकती हैं। बुटीक के लोग कस्टमर्स के साइज को जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को बुटीक बिजनेस के बारे में बस इतना ही पता होगा, लेकिन आज के बढ़ते हुए फैशन और क्रिएटिविटी के समय में बुटीक बिजनेस बहुत आगे तक बढ़ चुका है। बुटीक एक बिजनेस मॉडल है, एक फिल्टर बन चुका है जिसके माध्यम से बुटीक का ओनर एक बिजनेस हेड के रूप में फैसले लेता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पैसे और प्राइसिंग की तरफ सेंसिटिव नहीं होता है, जहां कस्टमर्स और बुटीक ओनर कुछ पैसे बचाने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी से समझौता नहीं करता है। बुटीक बिजनेस मॉडल में कस्टमर्स की डिमांड और उनके बेस्ट एक्सपीरियंस का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे कीमत के बजाय क्वालिटी और सर्विस वाले प्रोडक्ट्स और सेंसरी एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर एक इंटरेक्शन के साथ ये बुटीक बिजनेस अपने कस्टमर्स पर एक नई और गहरी छाप छोड़ देता है, जिससे लोग उन्हें हमेशा एक अच्छे और पॉजिटिव वे में याद रखें।
हर चीज की पहचान उसके काम और उससे भी पहले उसके नाम से होती है। किसी भी चीज का नाम और उस नाम को बनाने के लिए की गई मेहनत से ही मार्केट में और लोगों के बीच में उस चीज की वैल्यू बनती है। आज की बढ़ती हुई अपडेटेड दुनिया में ब्रांड की वैल्यू यानी किसी भी चीज का नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के लोग किसी भी चीज का नाम देखकर ही उसकी खासियत और खूबियों के बारे में जज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स और कुछ बड़ी बड़ी दुकानों के नाम को देखकर ही लोग मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट या सर्विस उस बड़े ब्रांड की है तो वो चीज अपने आप अच्छी ही होगी। इसी नाम को कमाने और वैल्यू बढ़ाने की टेक्निक को ब्रांडिंग पावर कहा जाता है। ब्रांडिंग का मतलब है कि अपने किसी भी चीज, दुकान या आइटम को मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर कर देना कि लोग उस आइटम के ब्रांड का नाम सुनते ही आंख बंद करके भरोसा कर लें और उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीद लें। अगर मार्केट में किसी भी चीज की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है और उसी सामान को कोई दूसरा कंपेटिटर उसी सेम प्रोडक्ट को थोड़े सस्ते में देता है तो भी उस पहले वाले ब्रांड की वैल्यू और सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रांडिंग यानी बिजनेस का नाम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है जो सामने वाले इंसान के मन में बिजनेस के लिए उसकी इमेज का पहला इंप्रेशन देती है। ब्रांडिंग यानी नाम को बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। किसी भी बिजनेस के नाम को मार्केट में वैल्यू दिलाने के लिए इंसान को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस देनी पड़ती है जिससे उसके मन में बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर पॉजिटिव बातें आए और वो कस्टमर्स अपने जान पहचान के लोगों को भी बिजनेस के बारे में बताते हुए उसका अच्छा सा प्रमोशन करें। मार्केट में ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें अपने बिजनेस को अच्छी तरह से डिजाइन करते हुए अपने कस्टमर्स को ऐसी सर्विस देनी चाहिए कि हमारा कस्टमर बिजनेस और हमारे काम के बारे में तारीफ करते हुए हमारे ब्रांड की वैल्यू बढ़ाएं। किसी भी चीज की ब्रांड वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है जब उसके कस्टमर्स बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देने लगते हैं। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कहा है कि ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। हमारे दादा परदादा के वक्त में जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी, जैसे कि अगर उन्हें आटा लेना होता था तो वो राशन की दुकान पर जाकर आटा देने के लिए कहते थे और राशन वाला उनके बैग में आटे की बोरी खोलकर आटा तौलकर डाल देता था। ऐसा इसलिए था कि उस समय में लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, या कह सकते हैं कि कोई अच्छा ब्रांड नहीं था। जो उन्हें मिलता था वो चुपचाप ही खरीद लेते थे। लेकिन आज के वक्त में किसी भी चीज को लेने में अच्छे से अच्छे ब्रांड का सामान अवेलेबल है। आज के समय में हम आटे को जांच पड़ताल करते हुए चुनकर अपने हिसाब से और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लेते हैं। बुटीक के बिजनेस में ब्रांड वैल्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम के जरिए कस्टमर्स के मन में एक अच्छी छाप छोड़ना। बुटीक बिजनेस अपने आप में ही एक क्रिएटिव और इनोवेटिव बिजनेस है। हमारे अंदर का एक छोटा सा नया आइडिया हमें पूरी दुनिया के कंपटीशन से अलग करके अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका देता है। बुटीक के बिजनेस में एक छोटी सी गलती कस्टमर को डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है और फिर उनके दिमाग में बिजनेस के लिए नेगेटिव थॉट भी क्रिएट कर सकता है। आज की इस दुनिया में सब कुछ नाम का ही खेल है। अगर किसी भी चीज की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है और लोगों के बीच में वो चीज बहुत बहुत पॉपुलर है तो उस बिजनेस को मार्केट में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिव आइडियाज के बाद किसी भी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू अपने आप अच्छे से बढ़ने लगती है और वो बिजनेस मार्केट में अपनी पहुंच बनाने लगता है। किसी भी बिजनेस के ब्रांड यानी नाम की पावर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कस्टमर को अपना पैसा खर्च करते वक्त उनके मन में थोड़ा सा भी रिग्रेट न रहे और लोगों को उनके पैसे का पूरा लाभ मिल सके। ब्रांड की पावर बनाने का मतलब है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हम एक अच्छे काम और मेहनत के जरिए लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अपने ब्रांड की वैल्यू समझा सकते हैं। ब्रांड की वैल्यू इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अगर शॉपिंग करते वक्त हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसके ब्रांड का नाम देखते हुए ही बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उसको खरीद लेते हैं। चलिए इस विषय में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले एपिसोड में कुछ ब्रांड एसेंशियल्स की बात करते हैं। ब्रांड एसेंशियल्स। जब भी हम छोटी दुकान पर कोई बेहतरीन चीज खोजते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, उस वक्त हुई खुशी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है उस चीज को हमने ही खोजा है। एरिन के साथ भी पोर्टलैंड में ऐसा ही कुछ हुआ। वहां पर जो कि कप केक की दुकान और उसका स्वाद वो 4 साल बाद भी भूल नहीं पाई। कई सालों बाद जब भी हम उस दुकान पर जाते हैं
और वहां की चीजें अब हमारी एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करती और वहां की कस्टमर सर्विस पहले की तुलना में बेकार हो जाती है, तो उसके बाद हम वहां दोबारा कभी भी नहीं जाएंगे। एक ग्राहक के रूप में हम उस दुकान या बिजनेस से अपनी लॉयल्टी को खत्म कर देते हैं। ब्रांडिंग ठीक तरीके से न करने के कारण ही अक्सर छोटे बिजनेस कामयाब नहीं हो पाते हैं। जब ऑथर ने अपनी दोस्त एरिन के साथ ब्रांडिंग का काम शुरू किया था, तो उन्होंने पाया कि उनके मैक्सिमम क्लाइंट्स अपनी ब्रांडिंग की एस्थेटिकनेस के साथ काफी गड़बड़ी करते हैं। ब्रांड के लोगों में थोड़ा सा भी चेंज ब्रांड आइडेंटिटी पर काफी असर डालता है, और बुटीक बिजनेस को बेहतर बनाने और मार्केट के बाकी कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए ब्रांडिंग में इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी के लंबे समय तक सक्सेसफुल रहने से ज्यादा जरूरी चीज कुछ भी नहीं। हमें अपनी ब्रांडिंग करना अगर ना भी आता हो तो भी इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए मेहनत करनी चाहिए और बुटीक बिजनेस को बेहतर बनाने और मार्केट के काफी कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए ब्रांडिंग में इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें अपनी ब्रांडिंग करना अगर ना भी आता हो तो इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को बचाए रखने और अपने कस्टमर्स के मन में विश्वास को जगाए रखने से ही हमारे बिजनेस को पहचान मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, हमें और हमारी कंपनी को लोग किस तरीके से जानते हैं। यह जरूरी है कि हम अपनी कंपनी का ख्याल बिल्कुल अपने चेहरे की तरह रखें। हमारी कंपनी के लिए उसका लोगो, उसके प्रचार में इस्तेमाल होने वाले साइनेज, उसकी वेबसाइट और उसकी लोकेशन सब कुछ मायने रखती है। ये सब कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों और अच्छा फील करें। अच्छी ब्रांडिंग से ही नाम कमाया जा सकता है। दूसरी बात, हमको ये समझनी होगी कि हम किसी की प्रायोरिटीज को मैच नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये श्योरली हमारी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा तीसरी बात जिस पर हमें ध्यान देना होगा वो ये है कि किसी भी तरह से हमारी वर्किंग या प्रोफेशनल रेपुटेशन अच्छी हो। हमारी पहचान, हमारा व्यवहार और लोगों के साथ हमारा रिश्ता हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। अगर हमारी रेपुटेशन ही सही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी ब्रांड की वैल्यू पर उसका असर पड़ेगा। बुटीक बिजनेस में हमने रेपुटेशन के साथ अपनी कंसिस्टेंसी और अच्छी सर्विस को बनाए रखना चाहिए। जिस तरह मैकडोनल्ड सालों से एक जैसी हाई ब्रांडिंग, लोगो और सर्विसेज के साथ मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखा है, उसी तरह हमें भी अपने बिजनेस में ये एश्योर करना होगा कि हमारे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, हम उन्हें क्या दे सकते हैं और कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। हमें अपने कमिटमेंट पर खरा उतरना चाहिए। हमारे स्टेटमेंट्स और सर्विस में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे ब्रांड की कंसिस्टेंसी के बगैर हम अपने कस्टमर को खुश नहीं कर सकते। पांचवी और आखिरी बात ये कि हमें अपनी प्रोडक्ट या कंपनी की ब्रांडिंग के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब तक लोग हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तब तक हमारी कंपनी का नाम नहीं होगा। हमें लोगों को ऐसा फील कराना होगा कि वो सभी लोग हमारे ब्रांड का एक हिस्सा हैं और लोग हमसे अपने आप कनेक्ट कर पाएं। इन सभी पॉइंट्स के साथ हमें एक चीज और समझनी होगी और वो है कि हमें अपने ब्रांड का एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। जैसे कि हमें अपनी आइडेंटिटी के स्टैंडर्ड पर यानी लोगो, साइनेज और प्रमोशन सभी पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हम किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं और ये हमें किसी स्पेसिफिक टाइम पर नहीं, कंटिन्यूअसली करना होगा। अपने साइनेज और प्रमोशंस में इस्तेमाल होने वाले इमेजेस, फॉन्ट्स, इन सभी को हम जितना सिंपल और स्टैंडर्ड रख सकें उतना बेहतर होता है। इसके साथ ही हमें अपनी आइडेंटिटी स्टैंडर्ड के मैनुअल पर भी काम करना होगा। वेबसाइट में या डॉक्यूमेंटेशन में हम जो भी अपनी पॉलिसी मेंशन करते हैं वो हमें बहुत सोच समझकर और क्लियर रखनी चाहिए। और जब भी हम अपने प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं तो हमें अपनी पॉलिसी और उसका प्रमोशन भी करना चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो हम जो भी बेचते हैं, बनाते हैं या करते हैं उसको इस तरह से करना चाहिए कि जो भी चीज हमारे अकॉर्डिंग ना हो उस चीज को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि जैसे हमें फोटोग्राफी का काम करते हुए वेल्डिंग भी कर लेने का ऑफर नहीं करना चाहिए। ब्रांड पॉलिसी एंड रीब्रांडिंग। अपने बिजनेस की रेपुटेशन को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखें। अपने स्टैंडर्ड और रेपुटेशन को मेंटेन करने का मतलब है कि हम हमेशा मार्केट में अपने और अपने बिजनेस को लोगों के सामने एक टफ कंपटीशन की तरह प्रेजेंट करें। एक हाई स्टैंडर्ड और रेपुटेटिव कंपनी होने की वजह से हर बिजनेस को मार्केट में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और बिजनेस मार्केट में लंबे समय तक रन करने में सफल होता है।
अपनी बिजनेस की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को बेस्ट रखना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज को हमेशा अप टू डेट रखकर कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते रहने चाहिए। अपने स्टैंडर्ड और रेपुटेशन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है और इसका एक सिंपल अपने कस्टमर को हर बार अपडेटेड और नए तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते रहें। जितनी बार भी कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचें तो हमें हमेशा लास्ट टाइम से अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कस्टमर को अपने पैसे को खर्च करने में कोई तकलीफ महसूस न हो। हमें अपने बिजनेस में स्टैंडर्ड को एक बार सेट करना चाहिए और हर टाइम उस स्टैंडर्ड बार को बीट करके आगे निकलने की कोशिश करते रहनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि अगर हमारे कस्टमर हमारे बिजनेस के तरीके और प्रोडक्ट से खुश रहेंगे तो मार्केट में हमारी वैल्यू और रेपुटेशन अच्छी होती रहेगी। अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए हमें कभी भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमेशा कस्टमर की टॉप प्रायोरिटी में होना इतना भी आसान नहीं होता। हमें हमेशा अपने बिजनेस में नए क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन को लेकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहने की जरूरत होती है। हमें हमेशा कस्टमर्स के लिए अपने बिजनेस में कुछ नया और थ्रिलिंग लॉन्च करते रहना चाहिए, जिससे कस्टमर से मिलते समय हर बार हम उन्हें कुछ नई और एक्साइटिंग चीज ऑफर कर पाएं और कस्टमर्स को हर बार हमारे अंदर कुछ नया और इंटरेस्टिंग मिलता रहे। मार्केट में एक टॉप ब्रांड बनने के बाद हमें हमेशा एक ब्रांड पुलिस की तरह काम करते रहना चाहिए। ब्रांड पुलिस होने का मतलब है कि हमें हमेशा अपने ब्रांड के ऊपर आने वाली सारी नेगेटिव चीजों को दूर रखना चाहिए और मार्केट में अपनी एक पॉजिटिव इमेज शो करनी चाहिए। भले ही हमारे बिजनेस के अंदर कोई मुसीबत हो या फिर हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हों, लेकिन हमें मार्केट में कभी भी ये शो नहीं करना चाहिए कि हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मार्केट में अपनी कमजोरी दिखाने से बाकी के कंपटीशन हमारे बिजनेस और ब्रांड की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को लंबा घाटा हो सकता है। मार्केट की डिमांड और इकोनॉमी को देखते हुए हमें हमेशा अपने बिजनेस में नए नए वेरिएंट और प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का इंटरेस्ट अपने बिजनेस में जगा सकें। हमें हमेशा अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। सही टाइम पर और सही चीज में इन्वेस्टमेंट करने से बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा दिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट और राइट डिसीजन किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट में अच्छी तरह से रन कर रहे बिजनेस को जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर्स ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं होती है और मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू भी काफी अच्छी होने लगती है। फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं और उसके बदले में कंपनी इन्वेस्टर्स को अपना शेयर होल्डर बना देती है, जिससे इन्वेस्टर्स को भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा मिलता है। बिजनेस के ब्रांड को बनाने और मेंटेन रखने के लिए हमें अपने हर फैसले को बहुत ज्यादा सोच समझकर लेने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा गलत फैसला हमारे पूरे बिजनेस को खत्म करके रख सकता है। हमें मार्केट की कंडीशन को देखते हुए और अपने फैसले पर कम से कम 3 से 4 बार विचार करते हुए अपने फैसले को अप्रूव करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में सारी चीजें हमारे बिजनेस के फेवर में रहें। अपने किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें अपने बिजनेस के कुछ खास जानकार लोग जैसे मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एचआर टीम और सेल्स टीम से जानकारी लेते हुए डिस्कस करना चाहिए। अपनी कंपनी की टीम के काबिल लोगों के साथ हर तरह के फैसले को डिस्कस करने से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, जैसे कि हमें इकोनॉमी और मार्केट के अलग अलग वैल्यूएबल्स की जानकारी मिल जाती है और सबसे डिस्कस करने के बाद एक बेहतरीन फैसला निकल कर आता है। किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी की रीब्रांडिंग करने से पहले हमें उसके बारे में सटीक जानकारी ले लेनी चाहिए। जब हमें ये लगने लगता है कि हमारा लोगो हमारी ब्रांड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है और हमें इसकी रीब्रांडिंग या नया लोगो बनाने का ख्याल आए, तो हमें इसके बारे में कई बार और अच्छे से सोचना चाहिए। अपने कुछ दोस्तों की कंपनी और उनके रीब्रांडिंग के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए ऑथर कहती हैं कि उनके ब्रांड के पिछले विजुअल्स जैसे लोगो या ब्रांडिंग आइटम्स को चेंज करने के बाद उनके कई सारे पुराने क्लाइंट्स और कुछ नए क्लाइंट ब्रांड की स्पेशलिटी पर शक करने की वजह से बिखर जाते हैं। रीब्रांडिंग करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्या हम अपने प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग किसी जरूरी चीज से कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपने ब्रांड के जरिए अपनी ट्रू आइडेंटिटी शो नहीं कर पा रहे हैं या हम सोशल रेपुटेशन की वजह से रीब्रांडिंग की सोच रहे हैं, तो हमें इस पर कायद। फिर हमारे कस्टमर्स पहले की तुलना में कुछ कम आने लगे हैं, सिर्फ इसलिए हमें रीब्रांडिंग करनी है, तो ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है।
रीब्रांडिंग करने से पहले हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि नई पहचान और नाम की वजह से हमारे मार्केट, हमारे कस्टमर, इन्वेस्टर और बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार ये पब्लिसिटी स्टंट करने का तरीका होता है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ खींच सकें, लेकिन लोगों को ये शक भी होता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन उन्हें हमारी ब्रांड से है वो रीब्रांडिंग के बाद फुलफिल हो पाएगी या नहीं। इसके बाद भी अगर हमें ये लगता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग करनी चाहिए तो हमें कंपनी या प्रोडक्ट के हर एक एस्पेक्ट पर बड़े लेवल पर काम करना चाहिए। कंपनी के एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और क्लाइंट से नए नजरिए से बातचीत करने, एम्प्लॉयज को नए तौर तरीके का ब्रीफ देना, लोगो, साइनेज और एम्प्लॉयज के कपड़े सभी पर काम करना चाहिए, जैसा कि ऑथर ने भी किया था। लेकिन इसके लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। अगर उस अमाउंट को खर्च करने से आपकी कंपनी इक्विटी पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, तभी रीब्रांडिंग के बारे में सोचना चाहिए। पर इन सब से ऊपर जो चीज मायने रखती है वो है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस, जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी तक ऑफर ने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी बढ़िया प्लान में इन्वेस्ट करने की बात कही। इस सेक्शन में ऑथर उन कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को टॉप क्लास की सर्विस दी है। फिर भी वो सलाह देते हैं कि पिछले सेक्शन में बुटीक बिजनेस से मिले हुए नॉलेज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बुटीक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए ऑथर व्हाइट हाउस फोटोग्राफी हब का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब उनके प्रीमियम और महंगे प्रोडक्ट्स की वजह से उनके कस्टमर्स दूसरे ब्रांड की तरफ जाने लगे तो व्हाइट हाउस ने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने आप को ढाला और अपनी वैल्यू को रीगेन करते हुए अपनी पहुंच कस्टमर तक और भी बढ़ा ली। हमें अपने प्रोडक्ट में औरों के मुकाबले कुछ अलग करना चाहिए, जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस कर सकें और उन्हें ऐसा अनुभव मिले जो पहले किसी ने न दिया हो। उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रिकल सामान बेचने वाले को उसके साथ साथ घर की एम्बियंस को बढ़ाने वाली लाइट्स के बारे में भी बताना चाहिए। एक फल की टोकरी पैक करने वाले को पर्टिकुलर ओकेजन के हिसाब से उसे सजाना भी आना चाहिए। हाउंड कॉमिक्स का उदाहरण देते हुए ऑथर बताते हैं कि मार्वेल और डीसी जैसी कॉमिक्स की मार्केट के बीच में हाउंड कॉमिक्स अपने रंग बिरंगे, यूनिक और अच्छी क्वालिटी के पेपर और आर्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से महंगी और लिमिटेड एडिशन होने के बावजूद भी उनकी कॉमिक्स उनके अन्य कॉम्पिटिटर के मुकाबले में मार्केट में बनी हुई है। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें उसका नाम कस्टमर की जबान पर रहना चाहिए। अपनी सर्विसेज को लेकर कुछ नया ट्राई करने से हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे एक बार्बर अपने दुकान पर इंतजार कर रहे कस्टमर को बियर ऑफर करता है और ड्राई क्लीनर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्लीनिंग के साथ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी देता है। इसके साथ हम अपनी यूनिकनेस को अगर ऐसे कस्टमाइज करें कि कोई और हमारी कॉपी न कर पाए तो हम मार्केट में हमेशा बने रहेंगे। इसके साथ ही हमें यह समझना होगा कि हमारा बिजनेस हमारे आइडिया, हमारी मेहनत, हमारे पैशन और हमारे क्रिएटिव दिमाग की वजह से ही चल सकता है। हम अपनी काबिलियत के हिसाब से जितना एफर्ट अपने प्रोडक्ट या ब्रांड में लगाते हैं वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए रॉ मटेरियल पहले से उपलब्ध होता है, लेकिन उसे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बना पाना और मैनेज कर पाना दोनों ही हमारे हाथों में होता है। अगर हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने में सक्षम हैं तो हम उस बिजनेस में सक्सेसफुल रहेंगे। हमें खुद को उस बिजनेस के लिए इतना काबिल बनाना होगा कि वैसा काम मार्केट में अवेलेबल हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर न कर पाए। जब तक एक बिजनेसमैन में उसके प्रोडक्ट या काम के लिए जुनून होता है तो उसे कॉम्पिटिट कर पाना बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है और कस्टमर उस बिजनेसमैन पर भरोसा करता है। कहते हैं कि अगर कस्टमर को शॉपिंग करते वक्त अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और उसको दुकानदार का नेचर बहुत पॉजिटिव लगता है तो कस्टमर पूरी लॉयल्टी के साथ बिजनेस से जुड़ जाता है। अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन सेम प्रोडक्ट कम दाम पर भी बेचता है तब भी वो खास और पॉजिटिव एक्सपीरियंस कस्टमर को हमारे बिजनेस से जोड़े रखता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि बुटीक सर्विस और खास एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है। बुटीक बिजनेस में ओनर अपने क्लाइंट से पर्सनली बहुत अटैच होता है और बुटीक ओनर ज्यादा पैसे, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में न सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस और क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज देने के बारे में सोचता है। कस्टमर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए बुटीक ओनर कस्टमर के साथ पर्सनल और गहरे रिश्ते को इंप्रूव करते हुए उन्हें एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
जिससे उनके काम में कोई कमी ना आ सके और कस्टमर अपने पैसे को खर्च करने में खुशी महसूस कर सके। बुटीक बिजनेस में बुटीक ओनर कस्टमर की सभी छोटी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए उनके काम को बहुत आराम से और डीप कंसर्न के साथ करता है, जिससे उनके काम में 1 इंच का भी फर्क न आए और कस्टमर को डिसअपॉइंटमेंट का सामना न करना पड़े। एक अच्छा बिजनेस करने का मतलब है कि अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ कस्टमर को उनके खर्च किए हुए एक एक रुपए के लिए डीपली सेटिस्फाई करना, उनके एक्सपीरियंस को एकदम रॉयल और बेस्ट रखना और कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्टेड किए रहना। बुटीक बिजनेस सर्विस का एक ही मोटो होता है कि अपने कस्टमर्स को हाई क्लास सर्विस के साथ हमेशा सर्टिफाइड रखना। इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए ऑथर ने अपने फ्रेंड की एक बात बताई कि अगर कस्टमर को किसी कंपनी से कोई दिक्कत होती है और कंपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है तो कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कभी भी दोबारा उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदता है। अगर कंपनी कस्टमर के इश्यू को सॉल्व कर देती है तो कस्टमर उसे एक नॉर्मल बात समझकर हमेशा के लिए भूल जाता है, लेकिन अगर कंपनी कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ उन्हें बियॉन्ड द लेवल एक्सपीरियंस के साथ डिलाइट करती है तो वो कस्टमर कभी भी उस कंपनी के बारे में नहीं भूलता है और अपने जानने वालों के सामने उस कंपनी की बड़ाई करते हुए उसका प्रमोशन भी करता है। बुटीक बिजनेस में एक अच्छा फायदा होता है कि हम अपने कस्टमर्स को एक परफेक्ट क्वालिटी की सर्विस देने के साथ साथ अपने अंदर के क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज के बेसिस पर उन्हें हर बार कुछ नया ऑफर भी कर सकते हैं। अपनी बेस्ट सर्विस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के साथ इमोशनली अटैच कर सकते हैं, जिससे कस्टमर हमारे बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहने के लिए खुशी खुशी रेडी रहता है। ऑथर ने बुटीक बिजनेस को एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस के साथ कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी बताई हैं। जैसे कस्टमर को इंडिविजुअली अच्छा फील कराने के साथ साथ हमें अपनी सर्विस को कस्टमर की पर्सनल डिमांड के साथ कस्टमाइज भी करना चाहिए। जैसे ताली दोनों हाथ से बजती है, उसी तरह से बिजनेस में कस्टमर और ओनर रिलेशनशिप भी दोनों तरफ से होता है। अगर ओनर कस्टमर को एक पर्सनल और डिजायर्ड सर्विस देता है तो कस्टमर भी उस सर्विस के लिए थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करने में नहीं झिझकता है। बुटीक के कस्टमर और ओनर दोनों ही साथ में काम करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जहां पर ओनर कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज और एक्सपीरियंस देने के लिए एक्साइटेड होता है और उसी जगह पर कस्टमर भी स्पेशल ट्रीटमेंट और बेस्ट क्वालिटी की सर्विस के लिए एक्साइटेड रहता है। किसी भी बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस देने की वजह से कस्टमर को लगता है कि वो ओनर के फेवरेट क्लाइंट हैं और इसी खास एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर हमेशा ओनर के साथ जुड़ा रहना पसंद करता है। एक कामयाब बिजनेस के लिए हमें हमेशा अपने बिजनेस के अंदर कुछ बाउंड्रीज और रूल्स भी सेट करने चाहिए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट रूल होना चाहिए कि अलाइन विद योर बिग पिक्चर, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने बिजनेस को अपने पैशन और लाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसे कामयाब बनाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बाउंड्री है मैनेज योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जिसका मतलब है कि हमें अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते रहना चाहिए और हमेशा एक कदम ज्यादा करने के लिए एफर्ट करना चाहिए, जिससे कस्टमर हर वक्त हमारे काम से सेटिस्फाइड रहे। बिजनेस को करना और उसे मार्केट में लंबे समय तक रन करते हुए एक अच्छी खासी वैल्यू दिलाना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस को मार्केट में पॉपुलर करने के लिए हर इंसान को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। रोज क्रिएटिव और नए आइडियाज के साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपडेट करना पड़ता है। आजकल की मार्केट में हर चीज के लिए इतना कंपटीशन होने के बाद अपने बिजनेस को सक्सेसफुली प्रॉफिट कमाते हुए रन करने में लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने बिजनेस में कुछ क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज लाने के बाद ही अब लोग बिजनेस को सक्सेसफुली लॉन्च करने में सफल होते हैं। अपने बिजनेस को हिट करने का एक सिंपल सा उपाय है कि हमें हमेशा भीड़ से हटकर कुछ नया और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए और मार्केट और इकोनॉमी की कंडीशन देखने के बाद उस आइडिया को सक्सेसफुली लॉन्च करते हुए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। बिजनेस का प्रचार और प्रमोशन भी बिजनेस के कामयाब होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस को लॉन्च करने के बाद हर वक्त कोई नई और थ्रिलिंग चीजों को कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और बेस्ट एक्सपीरियंस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्डिंग अ बिजनेस टीम। बुटीक बिजनेस के एम्प्लॉय या टीम मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए हमें ऐसे दोस्तों या व्यक्तियों को रखना चाहिए जिनका उस काम के लिए पैशन बिल्कुल हमारे जैसा हो। वो उसी एनर्जी के साथ काम करें और हम उन पर पूरा भरोसा कर सकें। दूसरे बिजनेस की तरह इसमें भी हमें साथ काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है।
लेकिन बाकियों की तरह हम बुटीक बिजनेस में लोगों को हायर नहीं कर सकते। किसी और बिजनेस की तरह इसमें ना ही बहुत बड़ी टीम होती है और ना ही इसके एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनकी कैपेबिलिटीज के अनुसार ट्रांसफर किया जा सकता है। बुटीक बिजनेस की टीम बहुत छोटी होती है और इतना मार्जिन नहीं होता है कि हम ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर सकें। इसलिए हमें उन्हीं दोस्तों या जान पहचान वालों के साथ बुटीक बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए जिन पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकें। हमारे साथी या एम्प्लॉय का बिहेवियर कस्टमर के दिमाग में आपके लिए बने हुए प्रोस्पेक्टिव को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारी टीम पूरी तरह से ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ब्रांड या प्रोडक्ट का ट्रू रिफ्लेक्शन हो। ऐसे एम्प्लॉय या साथी या टीम चुनने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज को उनमें टेस्ट करना होगा। सबसे पहले हमें उनमें जुनून की तलाश करनी होगी। अगर हमारा एम्प्लॉय अपने काम के लिए जी जान से मेहनत करता है और उसमें वैसा ही जुनून है जैसा हमारे बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस को चाहिए, तो हमें ऐसे बंदे को ही चुनना चाहिए। ऐसे एम्प्लॉय हमारे कस्टमर को अच्छे तरीके से डील करता है, एक अच्छा सेल्समैन होता है, हमारे प्रोडक्ट्स पर अच्छे तरीके से काम करता है और उसको वॉलंटियर करता है। अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिलता है, उसके बाद हमें उसे ऐसे ट्रेन करना है, उसकी पर्सनैलिटी को ऐसे निखारना है जिससे कि वो हमारे बिजनेस में पूरी तरह से हमारा साथ दे सके। इसके अलावा हमें अपने एम्प्लॉयज या साथी को चुनने में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम उसे बेहतर सैलरी पे करें, अच्छे वेजेस दें और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दें जिससे कि उसका हमारे साथ काम करने में मन लगे। हमें ऐसे ही लोग हायर करने चाहिए जो कस्टमर से डील करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। अच्छे एम्प्लॉयज को अपने साथ रखने पर हमारा बिजनेस और सेल उतनी ही बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट ऑफर करें, क्योंकि डिस्काउंट की जगह हम अपने एम्प्लॉयज को एक बेहतर पेमेंट दे सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन एम्प्लॉय कस्टमर को अपनी तरफ खींचने में काबिल होता है। हमारे आसपास कई ऐसे बंदे हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें बस सुकून और अच्छे वातावरण वाली जॉब चाहिए जिससे वो अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ भी स्मूथली चला पाएं। जितना ध्यान हमें सही एम्प्लॉय को चुनने के लिए रखना है, उतना ही सावधान हमें इस बात से रहना है कि कहीं कोई ऐसा एम्प्लॉय ना हायर कर लें जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हो या नुकसान हो। सबसे पहले हमें अपने सबसे काबिल एम्प्लॉयज को फिल्टर करना चाहिए। कुछ एम्प्लॉय कोई काम करने में बेहतर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो बुटीक बिजनेस में भी हों। हमें हर एक एस्पेक्ट से ये देखना होगा और फिल्टर करना होगा। जिस किसी को भी हम चुन रहे हैं, क्या वो हमारे बिजनेस के लिए एकदम सही है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें तब तक एम्प्लॉयज फिल्टर करते रहना है जब तक हम सही साथी या एम्प्लॉय का चुनाव न कर लें। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि अपने एम्प्लॉयज को हम अपने परिवार की तरह ट्रीट करें। जिस तरह से हम अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ रहते हैं, उसी तरह उनके साथ भी रहना चाहिए और उन्हें आज़ादी देनी चाहिए जिससे कुछ भी बोलने, कहने और करने से हमारे एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल महसूस न करें। उन्हें उनके हिसाब से भी हमारे बिजनेस को कस्टमाइज करने का मौका देना चाहिए ताकि वो अपना पैशन या इनपुट इसमें डाल सकें। उन्हें बिजनेस सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं बल्कि खुद की एक जिम्मेदारी लगे और वो खुद ही इस बिजनेस से कनेक्ट कर पाएं और अपने आप को भी इस बिजनेस का एक हिस्सा समझें। हमें अपने एम्प्लॉयज के लिए उनके मेंटर की तरह भी काम करना होगा। एक मेंटर के रूप में आप सिर्फ अपने एम्प्लॉय या बिजनेस को ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि पर्सनल लाइफ में खुद की आइडेंटिटी में भी ग्रोथ कर पाएंगे। इससे खुद के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में और दुनिया के बारे में कई तरह से सोचने का एक्सपीरियंस मिलता है। हमारा बिजनेस कोई एक दिन की मेहनत से नहीं बना होता। इसके पीछे सालों की सोच और मेहनत होती है जिससे कि हम अपने बिजनेस को किसी मुकाम पर पहुंचा पाते हैं, और हमें अपना यही एक्सपीरियंस अपने एम्प्लॉयज के साथ भी बांटना चाहिए। इन सभी तरीकों से अगर हम अपनी बढ़िया टीम तैयार करते हैं जो हमारे साथ हमारे काम में हाथ बटा सके, तो पक्का हमारे कस्टमर हमारी सर्विस और प्रोडक्ट दोनों से ही सेटिस्फाइड होंगे और इन्वेस्टर हमारे ब्रांड या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसके साथ ही हमें अपने समय को मैनेज करने के लिए और बुटीक बिजनेस या किसी भी और बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। इस चैप्टर से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब भी हम अपनी कंपनी के लिए कोई नया एम्प्लॉय को हायर करने की सोचते हैं, तो हमें ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हमें सभी से मिलते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसा पर्सन हमारे बिजनेस के लिए सही रहेगा और वो हमें कहीं भी मिल सकता है। हमें अपने दिमाग में ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ काम करने के लिए हमारे साथी के क्या क्या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे लिए सबसे सुटेबल साथी हमारे आसपास ही मिल जाएं। इसलिए न्यूज़पेपर या कहीं ऐड देने से पहले हमें अपने आसपास ही उन सभी को नजर में लाना चाहिए जो हमारे काम के कैपेबल हों।
हैंडलिंग ट्रबल। कई बार हमारा सालों से किया गया किसी बुटीक बिजनेस का एक्सपीरियंस भी काम नहीं आता है। बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन जब भी खराब होती हैं तब हमें अपने बिजनेस को उठाने के लिए एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि तब ही वो मौका होता है जब हम अपने बिजनेस को नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। हमें चुनौतियों या मुश्किलों को या कई बार होने वाले नुकसान को नेगेटिव तरीके से न देखकर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए। ऑथर अपने किसी दोस्त को जो कि किचन और घर को कस्टमाइज करते हैं, उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सालों का एक्सपीरियंस और एक बढ़िया कारीगर होने के बावजूद एक बार उनका दोस्त किसी रेस्टोरेंट को उसके रिक्वायर्ड एम्बियंस और ओनर की डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज करता है, लेकिन तेज हवा और बारिश हो जाने की वजह से काम को पूरा किए बिना ही उसे बीच में रोकना पड़ता है और बाद में पूरा पेंट और किया गया काम बेकार हो जाता है। ऐसा जब भी हो तब हमें ओनर या मालिक से बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कई बार हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनमें हमारी कोई गलती नहीं होती, इसलिए उनके दोस्त ने रेस्टोरेंट के ओनर से बात करके किसी दिन शाम के वक्त गेस्ट के लिए उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए कहा और उसकी जगह अपने दोस्तों को एक पार्टी देने की बात कही। ऐसा करने से एक ही रात में उस रेस्टोरेंट का काम पूरा भी हो गया। हालांकि रात के वक्त जितने भी कस्टमर आते थे उसके कंपैरिजन में उनकी कमाई उतनी तो नहीं हुई, लेकिन ओनर जानता था कि इसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसी टिपिकल सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका यही होता है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे दोनों का काम भी हो जाए। ऐसी सिचुएशन के बावजूद काम करके देने से कस्टमर न सिर्फ खुश होता है बल्कि वो हमसे और हमारे बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है। कहा गया है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उससे पैदा हुई समस्या तुम्हारी अपनी है। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे फोटोग्राफी या फिजिशियन, कलाकार, दुकानदार या कारीगर, कुछ भी हो, हर प्रोफेशन में ये एक बात लागू होती है। चाहे हमसे गलती हुई भी ना हो, किसी नेचुरल वजह से या कस्टमर की गलती की वजह से अगर सर्विस के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे ठीक करें। अगर हम मेरी गलती नहीं है या कोई बात नहीं का बहाना बनाते रहेंगे तो हमारे कस्टमर धीरे धीरे हम पर से विश्वास खो देंगे। लोग हमारी सर्विस को लेकर कुछ नया नहीं महसूस कर पाएंगे और ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होगा। बिजनेस में किसी समस्या से ओवरकम करके सर्विस देना एक अपॉर्चुनिटी होती है और किसी बिजनेसमैन को इस अपॉर्चुनिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे एक दोस्त की तरह समझें। गलतियों को सुधारते वक्त, चाहे गलती किसी की भी हो, कस्टमर के साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। बुटीक बिजनेस में हमारा कस्टमर से रिश्ता ही हमारी असली वैल्यू होता है। हालांकि सुधारते वक्त और सर्विस करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें कस्टमर से भी आइडिया ले लेना चाहिए। कई बार जो आइडिया कस्टमर के दिमाग में होता है वो हमसे बेहतर हो सकता है। उससे भी जरूरी बात यह है कि हम उसका काम उसके आइडिया के हिसाब से करके देते हैं तो वो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होता है। कस्टमर को सर्विस देने से पहले हमें अपने प्रोसेस, कॉस्ट और लगने वाले समय के लिए उसे क्लियर बता देना चाहिए और जो भी गलतियां सर्विस के दौरान होती हैं उसकी रेमेडीज, बाकी चीजें कस्टमर को क्लियर बता देनी चाहिए। हमें अपने बिजनेस के बारे में नेगेटिव फीडबैक को भी ध्यान से समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए ताकि जो चैलेंजेस हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसे हम बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारी गलती की वजह से हमारे कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस में कोई दिक्कत आ जाए, और ऐसा कई बार हो जाता है, उस वक्त हम किसी नेचुरल क्लाइमेट को या किसी अन्य चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। गलती हमारी ही होती है। हमारे कस्टमर भी कई बार कुछ सुनने को राजी नहीं होते हैं। ऑथर अपने साथ हुआ एक किस्सा शेयर करते हुए कहते हैं कि एक कस्टमर जिनकी डिमांड थी कि उन्हें बड़े साइज का फोटो फ्रेम चाहिए, उस वक्त उनकी टीम ने उस जगह की पूरी मेजरमेंट की, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने फोटो फ्रेम ऑर्डर किया तो साइज का ध्यान न रखते हुए काफी बड़ा फ्रेम ऑर्डर कर दिया। क्लाइंट के साथ उनके अच्छे रिलेशन होने की वजह से क्लाइंट ने उन्हें ध्यान से सुना। उन्होंने क्लाइंट से इस गलती को सुधारने के लिए समय मांगा। सारे पॉसिबल ट्राई करने के बाद उन्होंने फ्रेम को काटकर छोटा किया और उसे वॉल साइज के अकॉर्डिंग मेंटेन करके अपने क्लाइंट को भेजा। इस तरह ऑथर बताते हैं कि किसी भी ऐसी प्रॉब्लम जहां हमारी गलती हो, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे क्लाइंट से पूछना चाहिए कि क्या वो हमें उसको ठीक करने का समय दे सकते हैं। अक्सर क्लाइंट मान जाते हैं। ऐसा करने में हमें अगर उस सामान या सर्विस का रिफंड देना हो या फिर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत पैसा लगाना हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में हमारा उस क्लाइंट से रिलेशन मजबूत होता है। इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि एक बिजनेसमैन के तौर पर हमें अपने लिए नेगेटिव फीडबैक को भी ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। साथ ही उन पॉइंट्स पर काम भी करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में होने वाली गलतियों से बचा जा सके। इसके अलावा जब भी हमसे सर्विस देते वक्त कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमें थोड़ा फंड अपने पास रखना चाहिए ताकि हम उसे यूज करके हमारी की गई गलती को सुधार सकें और क्लाइंट के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। प्राइस, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हम लोग चाहकर भी पैसे से हर चीज नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा मन शांत नहीं है तो भले ही हम चाहे जितना भी पैसा खर्च कर लें, चाहे कहीं भी घूम लें, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती है। किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी कस्टमर को पसंद आती है, उन्हें हमारे बिजनेस में रोज कुछ नया देखने को मिलता है, या फिर उन्हें हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो कस्टमर थोड़े ज्यादा पैसे देने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। लेकिन अगर उसी जगह पर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या फिर हम कस्टमर को अच्छा फील नहीं करवा पाते हैं, तो भले ही हमारी चीज चाहे कितनी भी सस्ती हो, फिर भी कस्टमर उन्हें खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ प्राइस ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी चीजों को कम दाम पर बेचकर कस्टमर का दिल नहीं जीता जा सकता है और अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कस्टमर के डिजायर को फुलफिल करना और उन्हें डीपली सेटिस्फाइड करना है। अगर कस्टमर खुश रहता है और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज उसे अच्छी लगती हैं, तो वो पैसे का मुंह नहीं देखता है और उस समय कस्टमर थोड़े से ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें उनके मन के लायक एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि खाना रोड साइड ढाबे में भी मिलता है, रेस्टोरेंट में भी मिलता है और 5 स्टार होटल्स में भी मिलता है, लेकिन इन तीनों ही जगह पर सबसे बड़ा जो फर्क है वो होता है एम्बियंस, यानी माहौल और कस्टमर एक्सपीरियंस। हालांकि 5 स्टार होटल में प्राइस में भी काफी अंतर होता है, लेकिन फिर भी कस्टमर वहां के अच्छे एम्बियंस और एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए प्राइस का मुंह नहीं देखता है। बड़े बड़े होटल या फिर ब्रांड के लोग अपने प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन पर भी फोकस करते हैं। आजकल के समय में सिर्फ वही बिजनेस अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं जिनको पैसे की अहमियत का पता है और जो जानते हैं कि अगर कस्टमर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए 10 रुपए खर्चा कर रहा है तो उन्हें उसके बदले में कस्टमर को 11 रुपए का सेटिस्फैक्शन और एक्सपीरियंस ऑफर करना है। हर इंसान को अपने बिजनेस को वर्थ इट बनाना चाहिए। जैसे कि आपने और हम सब ने अपनी लाइफ में एक ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस जरूर किया होगा जहां पर हमने अच्छी सर्विसेज को एंजॉय करते हुए कहा होगा कि यहाँ पर पैसा खर्च करना हमें खला नहीं, या फिर ये चीज एकदम पैसा वसूल थी। इसका मतलब यही होता है कि हम उस प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी और एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा खुश थे कि हमें अपने पैसे को खर्च करने में दुख नहीं हुआ। इसलिए ऑथर भी बार बार एक ही बात रिपीट मोड पर कहते हैं कि हर बिजनेस ओनर को कस्टमर के एक एक रुपए की वैल्यू जानने की जरूरत होती है, तभी बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रन करते हुए मार्केट में वैल्यू और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जब हम कस्टमर के पैसे की वैल्यू समझकर उन्हें बेस्ट सर्विस और एक्सपीरियंस देंगे, तब कस्टमर भी हमारे बिजनेस और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को अप्रिशिएट करते हुए हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा रहेगा। आज मार्केट में 10 रुपए की चॉकलेट भी आती है और 100 रुपए की चॉकलेट भी आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन दोनों चॉकलेट की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि उन चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद कस्टमर को कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 रुपए के सामान को 50 रुपए में बढ़ाकर बेचने लगे, और वो बिना कस्टमर के एक्सपीरियंस और कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को सक्सेसफुल और वैल्यूएबल बनाने के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन देने की होनी चाहिए, और वो भी एक रीजनेबल और वर्थ इट प्राइस के साथ। ऑथर हमें अपने बिजनेस को ब्रैग वर्थी बनाने के लिए बोलते हैं। ब्रैग वर्थी होने का मतलब है कि हम अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारे कस्टमर्स अपने अच्छे एक्सपीरियंस को बताते हुए खुद हमारे बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जिससे मार्केट में हमारे बिजनेस का एक अच्छा खासा प्रमोशन होता है और हमारे बिजनेस की वैल्यू काफी इंक्रीज होती रहती है। ऑथर हम लोगों को मिनेसोटा दुलूथ में एक अच्छे खासे बिजनेस दुलूथ ग्रिल के बारे में बताते हैं। दुलूथ ग्रिल एक काफी जाना माना रेस्टोरेंट है
जिनके मेन्यू में वेजिटेरियन, ग्लूटेन फ्री और हेल्दी ऑप्शंस के साथ साथ होम स्टाइल कंफर्ट फूड्स भी मिलते हैं। उस जगह का हर खाना बिल्कुल होममेड स्टाइल में बनाया जाता है, जिससे कस्टमर को खाना खाते समय घर जैसी फीलिंग आए। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा दुलूथ ग्रिल इसलिए फेमस है क्योंकि दुलूथ ग्रिल अपने खाने को बनाने के लिए मोस्टली इंग्रेडिएंट्स जैसे सब्जियां, फल अपने खुद ही के गार्डन में ही उगाते हैं। नॉनवेज आइटम्स जैसे मीट, सॉसेस वो अपने आसपास के लोकल मार्केट से खरीदते थे, जिससे लोगों को अपने आसपास के माहौल जैसा घर का टेस्ट मिल सके और वहां की लोकल चीजों का प्रमोशन भी हो सके। इसके अलावा वहां पर कस्टमर को गार्डन में जाकर अपने मनपसंद सब्जी और फ्रूट्स तोड़कर अपने सामने ग्रिल करवाने की इजाजत थी, जिस वजह से लोग वहां पर आने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस एंजॉय करते थे। ग्रिल की शॉप तो दुनिया में लगभग हर जगह पे होती है, लेकिन दुलूथ ग्रिल ने अपने क्रिएटिव आइडिया के साथ कस्टमर को एक नया एक्सपीरियंस देने के बारे में सोचा, जो आज वहां के एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है और लोग खुशी खुशी उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस न देते हुए वहां पर जाते हैं। इतना क्रिएटिव आइडिया होने की वजह से और फल सब्जी को बड़े ध्यान से उगाने की वजह से जाहिर सी बात है कि वहां पर खाने के आइटम का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी लोग वहां के माहौल को एंजॉय करने के लिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस पाने के लिए वहां जाते हैं। इस स्टोरी के जरिए ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि जब कस्टमर्स को कोई नई और क्रिएटिव चीज देखने को मिलती है या फिर जब क्लाइंट को एक वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ एंजॉयमेंट मिलता है, तो उस समय प्राइस को ज्यादा वैल्यू न देते हुए कस्टमर खुशी खुशी उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना पसंद करता है। आजकल हम सब देखते होंगे कि ऑनलाइन कस्टमाइजेशन बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। उसकी एक सिंपल सी वजह यही है कि वो हमारे डिजायर और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हुए हमें ऑफर करते हैं। कस्टमाइजेशन वर्क बिजनेस का मतलब है कि ओनर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की डिमांड और डिजायर के अकॉर्डिंग बनाता है। जैसे अगर कप को डिजाइन करने का बिजनेस है तो नाम या फिर कोई सीनरी कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग अटैच करने से कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश होता है और बिजनेस को एक अच्छी हाइप मिलती है। अगर हम जानते हैं और ये समझते हैं कि जो भी प्राइस हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए वर्थ इट है, तो हम अपने अंदर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं और कस्टमर भी हमारी क्रिएटिविटी और यूनिकनेस को देखते हुए पैसा पे करने के लिए रेडी रहता है। और सर्विस की उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग की स्ट्रेटजी भी होती है। हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से उन पर खर्च किए हुए समय या फिर उनको प्रोवाइड किए हुए अच्छे वीआईपी ट्रीटमेंट या फिर एक्सपीरियंस का पैसा नहीं मांग सकते हैं। इस बुक के जरिए ऑथर ने हम लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस एक हाई क्लास और रीजनेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में समझाने की कोशिश की है। हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस को बहुत ज्यादा सोच समझकर तय करने की जरूरत होती है, जिससे कस्टमर हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो सके। प्राइसिंग के बारे में बहुत से नियम हैं जिन्हें हमें पढ़ाया और समझाया जाता है, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 600-700 पेज की बुक को खोलकर प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ें। अपने प्रोडक्ट का दाम सेट करते वक्त लोगों के मन में मेजर दो बातें ही आती हैं कि कहीं वो गलती से अपने प्रोडक्ट का दाम अपने वैल्यू से कम न रख दें या फिर कहीं वो अपने प्रोडक्ट का दाम वैल्यू से कहीं ज्यादा न रख दें, जिसमें दोनों ही बातों में कस्टमर नाराज हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि जब वो और एरिन अपना फोटोग्राफी का बिजनेस खोल रहे थे तब उन्हें भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को लेकर काफी चिंता थी और किसी भी बुटीक बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए प्राइस काफी ट्रिकी और क्रिटिकल डिसीजन होता है। प्राइसिंग करते वक्त हमें अपने मेहनत और कस्टमर के एक एक रुपए की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग करते वक्त हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला, द बिग गेस। कुछ लोग जो अपने बिजनेस को नया नया स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर थोड़े छोटे स्केल पर काम कर रहे होते हैं, वो लोग कस्टमर के साथ प्राइस को लेकर नेगोशिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाते हैं और वो सिर्फ इस बात से खुश रहते हैं कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं और कस्टमर उनकी दुकान पर आ रहे हैं। लेकिन हमें अपने बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्राइस को लेकर हमेशा कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस हम अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो उनके और हमारे बिजनेस दोनों के लिए ही वर्थ इट है। प्राइस में ज्यादा नेगोशिएशन करने से कस्टमर हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और हमारा भी कॉन्फिडेंस अंदर से लूज होने लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग। हमें से बहुत लोग अपने बिजनेस को अच्छे से लॉन्च और रन करने के लिए अपने प्रोडक्ट का दाम मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए उनसे कम रख देते हैं,
लेकिन बिजनेस में क्रिएटिविटी और यूनिकनेस को देखते हुए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस में कोई नई चीज है जिससे हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें कभी भी मार्केट में अवेलेबल कंपटीशन के बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करना चाहिए, जिससे कस्टमर और बिजनेस दोनों खुशी खुशी चलते रहें। जैसे कि हम वेब डिजाइनिंग या फिर क्राफ्टिंग बिजनेस में देखते हैं, वहां पर प्रोडक्ट 100 रुपए से लेकर 50,000 तक मिलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ क्वालिटी और मेहनत का होता है। लोग अपनी की हुई मेहनत और एफर्ट के पैसे लेते हैं। अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने का एक बहुत पुराना तरीका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ये तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में जितने भी पैसे लगते हैं, जैसे लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ प्रोडक्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू में अपना प्रॉफिट ऐड करके प्रोडक्ट की कीमत तय की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट को ऐड करने के बाद अगर हमारे प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए आ रही है, तो उसमें अपना 10 या 20% प्रॉफिट ऐड करके प्रोडक्ट की प्राइसिंग 110 से लेकर 120 तक रखी जाती है। आज भी मैक्सिमम लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तब बहुत अच्छी साबित होती है जब हम लोग हाई वॉल्यूम बिजनेस करते हैं, जैसे कि जब हम प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करते हैं, तो उस समय हमें मार्केट में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे बिजनेस में यूनिकनेस और क्रिएटिविटी है, तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसिंग के लिए डिमांड बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल मानी जाती है। इस स्ट्रेटेजी में मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्रेज और उसकी डिमांड को देखते हुए प्राइसिंग सेट की जाती है। अगर मार्केट में हमारे बिजनेस की डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसिंग उसी के अकॉर्डिंग सेट की जाती है, जिससे कस्टमर को पैसा खर्च करते वक्त ज्यादा सोचना ना पड़े और जो पैसा हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करने के साथ साथ एक बेस्ट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करें। किसी भी चीज का प्राइस कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्राइस हमेशा डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक या फिर एसी का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ जाती है, और ठंड आते आते इन्हीं चीजों के दाम घटने लगते हैं, क्योंकि लोगों में इन चीजों की जरूरत कम होने लगती है। इसीलिए मार्केट में इन चीजों की डिमांड भी धीरे धीरे घटने लगती है। अगर बुटीक बिजनेस की बात की जाए, तो किसी फेस्टिवल, फंक्शन या ओकेजन पर कस्टमर ज्यादा होते हैं और लो या ऑफ सीजन के समय कस्टमर कम होते हैं। इसलिए हमें अपनी प्राइसिंग को मार्केट और कस्टमर की डिमांड को देखते हुए सेट करना चाहिए, जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए फायदा हो सके। हमें मेहनत और नए नए आइडियाज के साथ मार्केट में अपनी डिमांड को क्रिएट करना चाहिए, जिससे मार्केट में हमारे बिजनेस की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती रहे। बुटीक बिजनेस का ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम हमेशा कुछ नई चीजों को लॉन्च करते हुए और अपने काम में थोड़ी सी यूनिकनेस को दिखाते हुए मार्केट में अपनी वैल्यू को मेंटेन रख सकते हैं। बुटीक बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसकी बेसिस पर हम मार्केट में एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। कस्टमर को हर बार कुछ नया प्रोवाइड करने के साथ साथ एक बेस्ट एक्सपीरियंस देते हुए बुटीक बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। बुटीक बिजनेस को करते हुए सिर्फ 1 इंच का अंतर बिजनेस को बना या बिगाड़ सकता है और कस्टमर को खुश करने की बजाय नाराज भी कर सकता है। इस बिजनेस में हम जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उतना ही ज्यादा हमें काम करते वक्त ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि एक गलत कट या फिर थोड़ी सी भी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। सेल्स एज ए स्कार। सेल एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सेल हमारे बहुत ज्यादा पैसे बचाती है। किसी भी दुकान के बाहर 10% या 20% ऑफ ऑन रेगुलर प्रोडक्ट्स पढ़ने के बाद हमारे मन में खुशी आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि उस वक्त शॉपिंग करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या सेल सच में इतनी अच्छी होती है, या फिर क्या सेल हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू को मेंटेन रखती है। हम सब देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो ऐसी सेल नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि सेल उनके ब्रांड की वैल्यू उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए अच्छी नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि लैम्बोर्गिनी, ज़ारा, फरेरो, रोशन या रॉल्स रॉयस जैसे बड़े बड़े ब्रांड कभी भी टीवी पर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते हैं, या फिर कभी भी अपने आउटलेट में बहुत ज्यादा सेल नहीं लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी प्राइस वो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं वो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए सही है। किसी भी चीज पर बार बार सेल लगाने या फिर प्राइस से ज्यादा कम करके बेचने से प्रोडक्ट की वैल्यू और बिजनेस का नाम दोनों ही मार्केट में गिरने लगता है। सेल लगाना कोई बुरी बात नहीं है,
क्योंकि सेल और ऑफर देने से कस्टमर बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सेल स्ट्रेटजी बहुत तरह के बिजनेस में एक बहुत अच्छा कस्टमर और रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका भी माना जाता है। ऑथर अपनी फ्रेंड तानिया का एक किस्सा बताते हुए कहती हैं कि तानिया एक सी फूड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी में काम करती थी और साइड बाय साइड वो पिलाटे भी सीखती थी। कुछ दिन तक मेहनत करने के बाद और पिलाटे सही से सीखने के बाद तानिया ने अपना खुद का स्टूडियो खोलने के बारे में सोचा। कुछ दिन बाद तानिया ने अपना स्टूडियो ओपन किया और देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अपने बिजनेस को चलाने के लिए तानिया अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़े पर्सनल और डीप रिश्ते बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे उनके क्लाइंट्स और उनके बीच में एक लॉयल रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। वो अपने क्लाइंट्स को हर चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन देती थी और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी फिटनेस डाइट चार्ट को बनाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय निकल गया और तानिया अपने बिजनेस में काफी अच्छा काम करने लगी थी। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुई जब मार्केट में तानिया को कंपटीशन देने के लिए और भी जिम और पिलाटे स्टूडियो खुलने लगे। कुछ दिन बाद तानिया के स्टूडियो से कुछ दूर एक जिम ओपन हुआ और उन्होंने तानिया के प्राइस से 3 गुना कम प्राइस ऑफर करते हुए पिलाटे क्लास देना शुरू कर दिया। तानिया को यह देखकर काफी डर लग गया और वो सोचती हैं कि अब उनके सारे कस्टमर्स खत्म होने लगेंगे और उन्हें फिर से सी फूड फ्रेंचाइजी में काम करना पड़ेगा। इसी मुसीबत को टैकल करने के लिए तानिया ने भी अपने कस्टमर के लिए ऑफर निकालना शुरू कर दिया और कस्टमर से पर्सनल रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान देना कम कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और तानिया के कस्टमर कम होते गए। उसके बाद तानिया ने और ज्यादा ऑफर्स के साथ फ्री मील देने का फैसला किया, लेकिन ये ऑफर भी कुछ खास काम नहीं किया और तानिया को लास्ट में अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। इस स्टोरी के जरिए ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि सेल कस्टमर के अंदर कंपैरिजन की भावना को जगाता है। सेल एक जख्म की तरह होता है जिस पर अगर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो जख्म और ज्यादा गहरा हो जाता है, या फिर सेल हमारे शरीर पर एक स्कार की तरह होती है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। इस दुनिया में हर इंसान को सेल अच्छी लगती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा लो प्राइस मॉडिफिकेशन पर ही शॉपिंग करते हैं और ऐसे कस्टमर्स कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए लॉयल नहीं होते हैं। हर वक्त लिस्ट प्राइस के फिल्टर के साथ शॉपिंग करने वालों को प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी से ज्यादा मतलब नहीं होता है। ऐसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ कम से कम दाम पर चाहिए होती है और इनके लिए प्रोडक्ट का प्राइस मैटर करता है। पैसे बचाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पैसे बचाना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त पैसे बचाकर क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हुए प्रोडक्ट को खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ पैसे बचाकर कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को खरीदने के बाद वो प्रोडक्ट कुछ दिनों में ही खराब हो जाते हैं और हमें फिर से उन्हें खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से अनजाने में ही हम लगभग उतना ही पैसा खर्च कर देते हैं जितने में हम एक अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदकर उसे लंबे समय तक चला सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड के ओनर्स और स्टडी ने यह बताया है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना ब्रांड की वैल्यू पर जंग लगाने जैसा होता है। सेल लगाना अच्छी बात है और कुछ खास समय पर कस्टमर्स के लिए ऑफर निकालना भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स को लगता है कि हम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अपने प्राइस वैल्यू से बहुत ज्यादा गिरकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एकदम चीप दाम पर बेचने से प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस के साथ साथ ब्रांड की वैल्यू भी खत्म होने लगती है। बहुत बड़े मेकअप ब्रांड्स जैसे काइली कॉस्मेटिक्स या फिर बहुत अच्छे और टॉप सेलिब्रिटी के ब्रांड और डिजाइनर कपड़े कभी भी अपने प्रोडक्ट्स पर सेल नहीं लगाते, क्योंकि उनका मोटो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बुलाकर अपना सामान बेचने का नहीं, बल्कि कम कस्टमर्स के साथ सही लेकिन एक बेहतरीन क्वालिटी का सामान, और वो भी कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के एक्सपीरियंस के साथ बेचने का होता है। हम सब देखते हैं कि जो भी काफी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उनका मार्केट में अलग ही क्रेज होता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से और बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं। अगर नॉर्मल सेल की तरह वो ब्रांड भी सेल लगाकर अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल तरीके से बेचने लगेंगे तो मार्केट में उनकी वैल्यू एकदम ना के बराबर हो जाएगी और हमारे मन में जो उस प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटमेंट और रिस्पेक्ट होती है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। सेल लगाना या फिर अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर थोड़ा सा डिस्काउंट देना कुछ सिनेरियो में बहुत अच्छा काम करता है। डिस्काउंट देने के कुछ खास सिनेरियो होते हैं। जैसे पहला सिनेरियो है फ्लीटिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि जैसे कभी अगर होटल में लगभग 10 कमरे खाली रह जाते हैं और होटल का ओनर जानता है कि आज हमारे कमरे बुक नहीं होते तो उन्हें 10 कमरों के रेवेन्यू का लॉस होगा, तो उस दिन के रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए लास्ट मोमेंट डिस्काउंट देकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है।
जिससे उस दिन का रेवेन्यू को अच्छे से जनरेट किया जा सके। दूसरा सिनेरियो होता है बंडलिंग। इसका मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को एक बंडल में कम दाम पर बेचना। जैसे कभी खरीदारी करते वक्त हम देखते हैं कि किसी दुकान से सारा सामान लेने की वजह से दुकानदार हमें थोड़ा सा डिस्काउंट देता है। इसी को बंडलिंग कहते हैं। इस तरह के डिस्काउंट रेट हमें ट्रैवल एजेंट या फिर इंश्योरेंस एजेंट के पास ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तीसरा सिनेरियो है प्री पे। किसी चीज के लॉन्च होने से पहले उसे खरीदने के लिए बुक करने पर हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, उसे ही प्रीपे कहते हैं। जैसे आईफोन के लॉन्च होने से पहले बुकिंग करते समय हमें फोन के प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिनेरियो हैं, जैसे ट्रेनिंग सिनेरियो, इन्वेंट्री क्लोज आउट सिनेरियो, कपल डिस्काउंट सिनेरियो, सैम्पलिंग सिनेरियो और द पार्टनर डिस्काउंट। सेल लगाने से पहले हमें अपने सेल लगाने के पीछे का मोटो कस्टमर को क्लियर कर देना चाहिए, जिससे उनके मन में हमारे बिजनेस को लेकर कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए और उनके मन में हमारे लिए सिर्फ पॉजिटिव बातें ही रहें। एक बात तो ये सच होती है कि जब भी हम कोई सेल लगाते हैं तब हमारे कस्टमर हम लोगों से और भी ज्यादा डिस्काउंट और प्रोडक्ट के दाम में गिरावट की उम्मीद करने लगते हैं। सेल बिजनेस के ऊपर एक ऐसा स्कार है जो वक्त के साथ साथ कम होने की बजाय और ज्यादा गहरा होता जाता है। जब भी बहुत बड़े ब्रांड कोई सेल लगाते हैं तो वो सेल के साथ हमेशा एक इंटरेस्टिंग बॉटम लाइन जरूर जोड़ देते हैं, जिससे कस्टमर के मन में उस सेल को लेकर एक्साइटमेंट आने के साथ कोई भी नेगेटिव बात नहीं आती है। बिजनेस मार्केटिंग। किसी भी बुटीक बिजनेस की मार्केटिंग के कई अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। ऑथर अपनी जानकारी के दो अलग अलग बुटीक बिजनेस का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि एक डॉक्टर ने फिजिशियन की देखरेख में किए जाने वाले स्पा का बिजनेस स्टार्ट किया, जबकि दूसरे ने हैंडमेड कुकीज बनाने और उसे बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। डॉक्टर ने अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ट्रिपल मार्केटिंग की तरह की और काफी हाई क्लास रखी। उन्होंने 20,000 कार्ड छपवाए और उन ऑडियंस को टारगेट किया जो उनके स्पा का आनंद ले सकते हैं। उस कार्ड में उन्होंने अपने बिजनेस की जानकारी और उनकी सर्विस का लाभ लेने वालों को क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में बताया। जबकि उनकी दूसरी दोस्त जो कि कुकीज बनाती थीं, उन्होंने अपने आसपास होने वाले सभी सेमिनार, रियल एस्टेट मीटिंग्स और लोगों से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने दोस्तों को भी मेल किया और इसके बारे में बताया। अपने हैंडमेड बेक्ड कुकीज के बॉक्स के साथ एक कुकीज बनाने का रॉ मटेरियल उसके साथ भेजती थीं ताकि उनके कस्टमर्स फ्रेशली बेक्ड कुकीज का आनंद अपने घर पर भी ले सकें। इसके साथ ही एक कार्ड भी उस डिब्बे के साथ भेजती थीं जिसमें वो कुकीज बनाने की अपनी स्टोरी और अपने इंस्पिरेशन यानी अपने दादाजी के बारे में बताती हैं। उन्होंने अपने हर सेमिनार और कंज्यूमर इंटरेक्शन में बताया कि कुकीज बनाना सिर्फ उनका बिजनेस नहीं है, वो चाहती हैं कि उनके दादाजी की कुकीज बनाने की ये रेसिपी हर घर पहुंचे। इसके साथ ही वो खुद से मिलने वाले सभी लोगों के कांटेक्ट में भी शामिल हुई। इस तरह दोनों बिजनेस में मार्केटिंग की अपनी अपनी अप्रोच रही, लेकिन जब तक डॉक्टर ने अपने बिजनेस को पोस्टकार्ड्स के जरिए 20,000 लोगों तक पहुंचाया, उतने ही समय में कुकीज का बिजनेस कई लोगों के बातचीत का हिस्सा बन चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुकीज की मार्केटिंग पर्सन टू पर्सन हुई। हमें भी बुटीक बिजनेस की मार्केटिंग में ऐसी ही अप्रोच रखनी चाहिए। हमारे बुटीक बिजनेस की मार्केटिंग इतनी शार्प और स्मूथ होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ही हमारे कंज्यूमर्स को हर दिन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। बुटीक बिजनेस के कंज्यूमर्स अपने अनुसार कस्टमाइज की गई चीजों के लिए पैसा खर्च करने में इतराते नहीं हैं। बुटीक या किसी भी और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। बुटीक बिजनेस में ये जरूरी है कि जो लोग दाम देखकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं या खरीदने की सोचते हैं, उनके बजट में भी हमारी चीजें और सर्विसेज आ सकें और वो भी इसका आनंद ले सकें। साथ ही हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि गलती से हम अपने बुटीक बिजनेस या सर्विस की तरफ ऐसे लोगों को न इनवाइट कर लें जिनको वहां नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें डिस्काउंट या गिफ्ट देने से बचना चाहिए। ऐसा ही डॉक्टर के साथ भी हुआ। उन्होंने एक अच्छा बुटीक बिजनेस कॉन्सेप्ट तो शुरू किया, लेकिन उनके मार्केटिंग का तरीका उस बिजनेस के हिसाब से बहुत सही नहीं था। दूसरी तरफ कुकीज के बिजनेस में ऐसे लोगों को, या यूं कहें कि हर किसी को जिसे कुकीज पसंद है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जो भी काम या बिजनेस हम करते हैं उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बना लेना ही ट्रू मार्केटिंग है। जहां और लोग डिस्काउंट देकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, वहां आप अपनी काबिलियत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कौन से कपड़े लोगों को पहनने चाहिए, या आपके कपड़े में ऐसी क्या खासियत है जो लोग आपको प्रिफर करें। सभी लोगों को
हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाएं और तभी मार्केटिंग होगी। लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में एकजुट करके भी एक अच्छी मार्केटिंग की जा सकती है। हमें खुद को एक्सपर्ट बनाने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है उस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें लोगों से एक एडुकेटर की तरह बात करनी चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी के साथ उन्हें यह भी बता सकें कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। इसके साथ ही हमें मीडिया या लोगों के बीच अपने आप को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी कभी खोनी नहीं चाहिए। इंटरनेट पर सोशल प्रेजेंस और लगातार अपने ब्लॉग, कमेंट या शेयरिंग के जरिए लोगों तक लगातार हमारे प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज पहुंचाना लोगों को हमारा उस फील्ड में एक्सपर्ट होने का एहसास दिलाता है। ये सभी चीजें लास्टली हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद ही साबित होंगी। किसी भी बुटीक बिजनेस में हमारे कस्टमर और विजिटर्स का डेटाबेस हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी मदद करता है, और साथ ही हमें इस बात की जानकारी भी देता है कि वो कैसी पसंद रखते हैं, कब शॉपिंग करते हैं और क्या शॉपिंग करते हैं। इससे हमें अपने ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स और वैरायटी के लिए डेडिकेटेड कस्टमर को टारगेट करना आसान हो जाता है। छोटे बिजनेस ये काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स और उनके सामान खरीदने के पैटर्न्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। जो भी हमारे खास ग्राहक हों, हमें उनके बर्थडे, एनिवर्सरीज, उनके बच्चों का नाम, बच्चों की पसंद या नापसंद के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि जब भी वो हमारे बुटीक पर आएं तो बिल्कुल अपने फ्रेंड या घर जैसा महसूस कर सकें। ऐसे इवेंट्स पर हमें अपने उन कंज्यूमर्स को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। हमारे डेटाबेस हमारे क्लाइंट्स को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। हमारा हर एक क्लाइंट किस तरह के प्रोडक्ट पसंद करता है, किन चीजों में उन्हें इंटरेस्ट है, उनका शॉपिंग पैटर्न क्या है, इसको समझने के लिए डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। डेटाबेस हमारे बिजनेस का सिर्फ एक रिकॉर्ड भर ही नहीं, बल्कि हमारे क्लाइंट और हमारे बिजनेस के बीच के रिलेशन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जिसमें हम अपने पुराने और नए क्लाइंट्स की जानकारी और उन क्लाइंट्स की जानकारी रखते हैं जिनसे हमारा काफी अच्छा रिलेशन होता है। हमारे बिजनेस के बेस पर हमें कुछ तरीके अपनाने चाहिए जो हमें हमारे क्लाइंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इसके लिए अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना होगा। किसी इवेंट में मिलने वाले लोगों से हमें पर्सनल कांटेक्ट बनाने होंगे, ताकि धीरे धीरे करके वो हमारे अच्छे क्लाइंट्स बन सकें। हमें अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए वॉलंटियर भी करना चाहिए, ताकि हम अपनी वैल्यू और स्किल्स लोगों को दिखा सकें। अपने प्रोडक्ट के बारे में वॉलंटियर करने से लोग हमसे कनेक्ट होते हैं और हमारे क्लाइंट के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं। अपनी वेबसाइट या लोगों से कनेक्ट करते समय जब भी वो हमसे कुछ जानना चाहें तो उसके साथ हमें उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी और नाम जैसी जानकारियां अपने पास रख लेनी चाहिए। हमें अपने बिजनेस के लिए चैरिटेबल मार्केटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह जहां पर कोई चैरिटी शो हो रहा हो वहां हमें अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, या फिर हमें अपनी तरफ से कुछ चैरिटी प्रोग्राम कराने चाहिए। इससे लोग हमसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी नीलामी के इवेंट में हुए सभी लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अपना डेटाबेस मजबूत करने के लिए और अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हम किसी पर्टिकुलर समय पर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, मार्केट में हमसे अलग और भी कई सारी सर्विसेज उसी समय हमारे उन्हीं क्लाइंट्स या कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए। इससे हमारा और क्लाइंट दोनों का समय भी बचता है, हमारी मार्केटिंग भी एक हाई टाइम पर हो जाती है। लेकिन ऐसे मार्केटिंग पार्टनर्स ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और सूझबूझ से काम लेना होगा। जिस भी कंपनी के साथ हम अपनी ब्रांडिंग या मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट का अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे कि किसी फंड रेजर ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार हम अपनी कंपनी के पैम्फलेट पर कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी इवेंट को होस्ट करके भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, और उस इवेंट में आए हुए सभी लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक गुड सोर्स फॉर डेटाबेस बन जाती है। सेलिंग द प्रोडक्ट एंड लिव लाइक अ ओनर। अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें अपने कस्टमर से रेगुलर टच में रहना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर टच में रहने से कस्टमर और बिजनेस के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। बिजनेस और कस्टमर के बीच में एक अच्छा कनेक्शन एक गुड बिजनेस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे मार्केटिंग के पुराने और नए तरीके अवेलेबल हैं, जिनके जरिए हम अपने कस्टमर को अच्छा इंटरेक्शन करते हुए कनेक्टेड रह सकते हैं। सबसे अच्छी मार्केटिंग टेक्निक ब्रॉडकास्ट मीडिया है।
जिसका यूज बहुत बिजनेस ओनर अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं। अपने बिजनेस का किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टीवी, मोबाइल या कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करने से हम कस्टमर के कनेक्शंस में बने रहते हैं और कस्टमर भी हमारे बिजनेस पर फोकस करता है। टीवी पर एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट दिखाने से हमारा बिजनेस कस्टमर की नजर में आता है और हम उन्हें अपने बिजनेस से जुड़ने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री ब्रॉडकास्ट मीडिया एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और सारे फूड नेटवर्क एरिया में अपना अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट करके बिजनेस को एक बढ़िया किक प्रोवाइड करती है। दूसरी मार्केटिंग एक्टिविटी है न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल। हम लोग अपने बिजनेस के बारे में एक अच्छा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल बनवाकर न्यूज़पेपर में या मैगजीन में छपवाकर भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा टीवी देखना नहीं पसंद करते हैं या मोबाइल चलाना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में आर्टिकल के जरिए अपने बिजनेस के बारे में एडवर्टाइज करके बता सकते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपने एक कस्टमर को सेल्स लेटर भेजकर भी अपने नए ऑफर और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल के अपडेटेड वर्ल्ड में हम अपने कस्टमर को मैसेज या ईमेल करके भी अपने बिजनेस में हो रही नई चीजों के बारे में बता सकते हैं। इन सब के अलावा हम अपने कस्टमर के नंबर पर किसी फेस्टिवल या ओकेजन पर कॉल करके उन्हें कुछ नए ऑफर देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करते हुए बहुत सारे नए कस्टमर को भी अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस चलाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपने प्रोमिनेंट और लॉयल कस्टमर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। अगर हम लोग अपने खास कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो उन्हें भी वीआईपी फील होगा और वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस से खुशी खुशी जुड़े रहेंगे। ऐसा करने के लिए हमें अपने क्लाइंट की लिस्ट बनाकर अपने टॉप कस्टमर्स के बारे में जानना होगा और उनकी डिमांड पर ज्यादा ध्यान देते हुए उन्हें अपने बिजनेस से जोड़े रखना होगा। अगर कस्टमर हमारे बिजनेस में अपना 10% भी एफर्ट देता है तो उनको खुश रखने के लिए और उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए हमें अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि हमारे बेस्ट कस्टमर्स हमसे एक बेस्ट एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। अपने बेस्ट कस्टमर्स को अच्छा फील कराने की कुछ बढ़िया टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अपने कस्टमर्स को कुछ खास दिन पर रिवॉर्ड देना, अपने कस्टमर को एजुकेट करना, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना, उन्हें ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑफर करना और भी बहुत कुछ। मार्केटिंग के बाद हमारे बिजनेस के लिए सेलिंग का प्रोसेस सबसे चैलेंजिंग होता है। बाकी बिजनेस की तरह बुटीक बिजनेस में कस्टमर को ऑफर देकर या अपने बिजनेस के फायदे गिना के सेल नहीं किया जा सकता। बुटीक बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। बुटीक बिजनेस में हम जो भी चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं या जो कस्टमाइज प्रोडक्ट हमारे ग्राहक देख सकते हैं, उन्हीं से वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बुटीक बिजनेस में लोग अपनी रिक्वायरमेंट लेकर हमारे पास आते हैं और हमें उनके हिसाब से चीजें कस्टमाइज करके देना होता है। इससे हर बार हमें कुछ नया मिलता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन्हें एजुकेट करते हैं ताकि वो चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएं। किसी अन्य बिजनेस की सेलिंग में एकजुट करने का प्रोसेस ज्यादातर नहीं होता। बुटीक बिजनेस में हमें डिमांड क्रिएट करना होता है और हमें लोगों को एकजुट करते हुए उनके बेनिफिट्स और क्लाइंट के नजरिए से चीजों को शेयर करना होता है। क्लाइंट की नीड समझने में हमें एक फायदा यह भी होता है कि जब हम क्लाइंट को टाइम देते हैं तो हमारे रिलेशन उस कस्टमर से अच्छे बनते हैं। हमारा काम लोगों को अपना सामान बेचना नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को उनके पसंद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देना होता है। हमारा प्रोडक्ट वो अपने पसंद के हिसाब से यूज करते हैं। उन्हें जो भी समस्या है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी के जरिए उन्हें उनका सलूशन दें। हमें बुटीक बिजनेस का बेसिक समझना होगा और बिजनेस की तरह इसमें हमें ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना चाहिए और बुटीक बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें पेशेंस रखना होता है। तभी लोग आराम से सोच समझकर हम पर विश्वास करके हमारा प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करेंगे। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि बुटीक बिजनेस में भी प्रोडक्ट को बेचने की कला बुटीक मॉडल को एस्टैब्लिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट के फायदे बताने पर ज्यादा फोकस करना है, अपने प्राइस और वैल्यू को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है और साथ ही अगर क्लाइंट को हमारे प्राइस ज्यादा लगे या प्रोडक्ट पसंद ना आए तो उसे ऑफर देकर या किसी तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कंफर्टेबल होकर जाने देना चाहिए। अंत में इस बुक समरी को खत्म करते हुए हमें यह भी समझना होगा कि एक बुटीक ओनर को अपना रहन सहन किस तरीके से करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने कस्टमर की उम्मीदों पर खरा उतरना है और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने पर ज्यादा ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि हम अपना क्लाइंटेज बढ़ाएं,
लेकिन हमें हर चीज के लिए अपडेट होकर लोगों की डिमांड और मार्केट के साथ चलना है। इसके साथ ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर हमें फोकस होकर काम करना है। जैसे कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर को प्रोवाइड करें, उसे देखकर दूसरे लोग भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। हमें अपनी कंपनी का ऐड करते हुए भी बहुत सजग रहना है। बहुत सोच समझकर हमें ऐड के फॉर्मेट को डिसाइड करना चाहिए। अगर किसी का दिया हुआ कोई बिजनेस आइडिया हमारे बिजनेस के ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करता है, तो हमें उस पे जरूर से ध्यान देकर उसे समझना चाहिए। हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जस्टिफाई तरीके से रखना होगा, और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि क्या हम अपने क्लाइंट को जो भी प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो हमारी मेहनत और हमारे प्रॉफिट को जस्टिफाई करता है या नहीं। हमें मार्केट में आने वाले हर तरह के रिस्क के लिए प्रिपेयर रहना की डिमांड और मार्केट के साथ चलना है। इसके साथ ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर हमें फोकस होकर काम करना है। जैसे कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर को प्रोवाइड करें, उसे देखकर दूसरे लोग भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। हमें अपनी कंपनी का ऐड करते हुए भी बहुत सजग रहना है। बहुत सोच समझकर हमें ऐड के फॉर्मेट को डिसाइड करना चाहिए। अगर किसी का दिया हुआ कोई बिजनेस आइडिया हमारे बिजनेस के ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करता है, तो हमें उस पे जरूर से ध्यान देकर उसे समझना चाहिए। हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जस्टिफाई तरीके से रखना होगा, और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि क्या हम अपने क्लाइंट को जो भी प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो हमारी मेहनत और हमारे प्रॉफिट को जस्टिफाई करता है या नहीं। हमें मार्केट में आने वाले हर तरह के रिस्क के लिए प्रिपेयर रहना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बिजनेस नहीं चलता या हम प्रमोशन में ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। इन सभी चीजों के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा। साथ ही मार्केट में हमें अपने ब्रांड के नाम से चल रहे अन्य प्रोडक्ट या सर्विसेज पर भी ध्यान देना होगा, ताकि कोई हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू न कम करे। हमें सोशल इनलाइटमेंट के लिए कई बार किसी मेंटर का भी सहारा लेना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम किसी बिजनेस में एक्सपर्ट होते जाते हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशन को मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इन सब के बावजूद किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए हमारी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम अपने कस्टमर के बिहेवियर से इरिटेट हो जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें कोई इंस्पिरेशन ऐसी मिल ही जाती है जिससे हम अपने बिजनेस को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सीखते हैं और लोगों को भी सीख देते हैं। उम्मीद है कि जिन सवालों के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, उनका जवाब आपको मिल गया होगा, और अब आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझ के सही फैसले ले सकेंगे। ऐसी ही और समरीज के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।